नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं इराक से। मैं परसों भी आपको बताया था, कल भी आपको मैंने बताया था कि ट्रंप के जो नए सलाहकार हैं वो इजराइल के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे सीरिया में असद की सरकार गिराई गई, वैसे ही इराक के अंदर भी आईएसआईएस को एक्टिवेट किया जाए। 10-15 हजार आईएसआईएस के जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, वो वहां पर जाएं और इराक में भी वैसे ही तख्ता पलट कर दिया जाए ताकि सीरिया से लेके इराक तक का पूरा रास्ता खाली हो जाए और बड़े आराम से इजराइल ईरान के साथ सीधी लड़ाई लड़ सके। असल निशाना जो है वो ईरान के एटॉमिक सेंटर हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन सीरिया में जो कुछ हुआ है उससे ईरान भी काफी ज्यादा सावधान नजर आ रहा है। हालांकि सीरिया में भी वो कह रहे थे कि हम अपनी सेना भेजेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि बशर अल असद ये समझ चुके थे कि उनकी अपनी आर्मी लड़ने के मूड में नहीं है। उनकी अपनी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके अपने लोग बिक चुके हैं और जब अपनी ही आर्मी लड़ाई नहीं लड़ रही थी तो फिर ईरान या कहीं और की सेना आकर वहां पर लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। इराक के मामले में क्या होगा, कैसे होगा, यह देखना होगा। लेकिन ईरान की तरफ से अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान यह आया है कि अगर इराक की रिलीजियस साइट्स पे किसी तरह का हमला होगा, यानी जो वहां धार्मिक जगह हैं, मस्जिदें वगैरह हैं, अगर उन पर कोई हमला होगा तो ईरान वहां अपनी आर्मी भेजेगा। इस बात को समझना चाहिए, जब तक इराक ऑफिशियली नहीं बुलाता है ईरान अपनी आर्मी वहां पर नहीं भेज सकता है। इस बात का असल मतलब यह है कि अगर इराक पर हमला होता है तो ईरान शायद वहां पर अपनी आर्मी भेजे। इसके अलावा ईरान लगातार नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि नेवी के लिए उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिस ड्रोन जैसा ड्रोन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और जो दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आज भी उन्होंने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है। यह सारा कुछ चल रहा है और इन सारी चीजों का मतलब अगर कुछ है तो वो सिर्फ इतना है कि खाड़ी के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। फलस्तीन पे थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि फलस्तीन पे बात करना बहुत जरूरी है। सीरिया में जो नई रेजीम आई है, एचटीएस की जो नई रेजीम आई है, नई हुकूमत आई है, वो इजराइल के हमलों पर तो खामोश बैठी है। दमास्कस के बगल में इजराइल की आर्मी पहुंच चुकी है और वो इजराइल पर सिर्फ जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ और करने को तैयार नहीं है। बहुत साफ साफ उसने कहा है कि हम इजराइल से दोस्ती चाहते हैं और इस दोस्ती की कीमत यह है कि सीरिया का जो सारा हथियार था जो असद ने 20-30 सालों में इकट्ठा किया था, वो 3-4 दिनों के अंदर इजराइल ने 1800 से ज्यादा हमले करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। 10-15% हथियार बचे हुए हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ एचटीएस की जबान खुल ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ अल अखबार ने यह खबर दी है कि एचटीएस ने अपने यहां जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लोग थे, यानी जो फलस्तीनी थे और जिनके पास हथियार वगैरह है, वहां से जंग की तैयारी करते थे, उन सबको अपने हथियार छोड़ देने, अपने जो ग्रुप्स हैं उनको पूरी तरह से भंग कर देने और सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह का कोई अभियान न चलाने की बात सीधे सीधे कह दी है। यानी उनसे कह दिया गया है कि इजराइल से लड़ने के लिए आप सीरिया की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है कि जो नई रेजीम है वो इस तरह से इजराइल की गोद में बैठी हुई है कि एक तरफ इजराइल को खुली छूट दे रही है कि सीरिया के सारे हथियार खत्म कर दिए जाएं, दूसरी तरफ जो हमास से जुड़े हुए लोग हैं, फलस्तीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभी देश से निकाला तो नहीं है, लेकिन इजराइल के खिलाफ उनके कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। असल में फलस्तीनियों को असद ने अपने यहां अपने नागरिकों जैसे अधिकार दिए थे। जो फ्री मेडिकल वगैरह सीरिया के लोगों को मिलते थे वो सारे के सारे फलस्तीनियों को भी मिलते थे। बस इतना था कि फलस्तीनी सीरिया के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते थे, इसके अलावा सारी फैसिलिटीज थी। और चूंकि वो एक्सिस का हिस्सा था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा था, तो कुछ फलस्तीनी ग्रुप वहां पर भी रहते थे जो इजराइल के खिलाफ जो आर्म रेजिस्टेंस है उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह का इस्तेमाल करते थे। एचटीएस इसको पूरी तरह से बंद करा रहा है। फलस्तीन के बारे में एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल पर और वो आर्टिकल मुझे काफी अच्छा लगा और सच के काफी करीब लगा। वो आर्टिकल कहता है कि फलस्तीन की आजादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन से जाता है। दूसरों के भरोसे फलस्तीन को आजादी नहीं मिलेगी। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसको कहना वाकई बहुत हिम्मत का काम है।
हर आदमी अपने हिसाब से समझौता कर लेता है, हर मुल्क अपने हिसाब से सोचता है। आप देखिए सीरिया की जो कंडीशन है, जब से एचटीएस आया है, सीरिया को फलस्तीन से किसी भी तरह की मदद मिल पाने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। एचटीएस के आने के और असरात हुए हैं। वहां एक कम्युनिटी रहती है ड्रूज, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। लेबनान में भी द्रूज है और सीरिया में भी द्रूज है। और ये द्रूज जो है वो सदर्न हिस्से में पड़ते हैं, माउंट हरमन के आसपास पड़ते हैं, जो आपके इजराइल से लगा हुआ इलाका है। ड्रूजों के कई नेताओं ने और कई गांवों ने कहा है कि अब हम सीरिया में नहीं, इजराइल में रहना चाहते हैं। हम सीरिया में ज्यादा सेफ नहीं हैं, इजराइल में ज्यादा सेफ है। इसके साथ यह जोड़ लीजिए कि लाखों सीरियाई जो अल्पसंख्यक हैं, लाखों सीरियाई जो सुन्नी मुसलमान नहीं हैं, जो या तो शिया हैं या द्रूज हैं या फिर अलवाइट हैं, जिस समुदाय के असद थे, ये लोग लेबनान चले गए हैं शरण के लिए। इन्होंने सीरिया को छोड़ दिया है। वजह बहुत क्लियर है कि एचटीएस के आने के बाद से इनको डर है कि इनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई शुरू ना हो जाए। और कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि शियाओं को मारा जा रहा है, कई जगहों से खबरें आई हैं अलवाइट्स को मारा जा रहा है, ड्रूज के साथ भी दुर्व्यवहार करने की बातें कई जगहों से आई हैं। मैंने आपको बताया था अलवाइट्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि असद के जो फादर हैं, असद के जो पिता थे, न केवल उनकी कब्र को नेस्तनाबूद कर दिया गया बल्कि उस पर पेशाब करने जैसा घटिया काम भी किया गया। अब क्या होता है, जो ही कोई कट्टर आता है त्यों ही मुल्क में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए सारा मामला खतरनाक हो जाता है। जिनको लगता है कि वहां कोई उम्मत बनने वाली है, उनके लिए यह खबर बहुत ध्यान से सुनने वाली होनी चाहिए। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, यह नक्शा एक इजरायली ने पोस्ट किया है, और पोस्ट तो मजाक उड़ाने के लिए किया है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि सीरिया के हालात क्या होने वाले हैं। जो नार्दर्न इलाके के कुर्द हैं, उनके साथ सीधी लड़ाई लगातार चल रही है। वो कभी भी एचटीएस के साथ नहीं रहना चाहेंगे। एक हिस्सा वो हो गया, एक बड़ा हिस्सा होगा जिस पर एचटीएस का कब्जा होगा, जो आईएसआईएस की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेगा। महिलाओं की जबरदस्ती सर ढकने से लेकर सारी चीजें शुरू हो गई हैं, सबके वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। और एक सबसे निचला हिस्सा होगा जो ड्रूज आबादी का होगा, और वो इजराइल के साथ जाने के लिए तैयार दिख रही है। उसको अपना फ्यूचर इजराइल के साथ ज्यादा सेफ लग रहा है, इनके साथ सेफ नहीं लग रहा है। यह अलग बात है कि कल को हो सकता है इजरायली उनको उनके घर से निकाल कर यहूदियों को बसा दें, लेकिन अभी फिलहाल एचटीएस से बेहतर उनको जो अल्टरनेटिव लग रहा है वो लग रहा है इजराइल। असद ने यही काम किया था। वो खुद एक माइनॉरिटी से आते थे और उन्होंने सारे माइनॉरिटीज को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे द्रूज हो, चाहे शियाइट्स हो, चाहे बाकी लोग हो, सबको मिला जुला के रखा था। जो वेस्ट से बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां आईएसआईएस को भेजा गया, लगातार हिंसा की गई और फाइनली असद को गद्दी से हटा दिया गया। जिस मुल्क में भी कट्टरपंथ आता है वो मुल्क ऐसे ही टुकड़ों में बंटने को तैयार हो जाता है। यह हमारे हिंदुस्तान के लिए भी एक मैसेज है। हिंदुस्तान में जो लोग कट्टरपंथ लाना चाहते हैं या ला चुके हैं, उनके लिए यह एक मैसेज है कि अगर यह कट्टरपंथ लगातार बढ़ता रहेगा तो अपने मुल्क में भी ऐसे टुकड़े अगर कल को दिखाई देने लगे तो उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उधर हमास के साथ जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है। मैंने आपको बताया था हमास ने परसों भी मिसाइलों से मार की थी, कल भी हमास की जो मिसाइलें हैं वो अश्केलान वगैरह के आसपास गिरी थी। हूथी लगातार हमले कर रहा है, ये लड़ाई लगातार चल रही है और बदले में इजराइल लगातार वहां जो कैंप्स हैं उन पर हमला कर रहा है। आज के हालात अगर कहें तो फलस्तीनी बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको सेफ कहा जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि 96% फलस्तीनी बच्चों को लगता है कि किसी भी पल वो मारे जा सकते हैं, उनका मरना बिल्कुल तय है, उनके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, यह उम्मीद छीन ली गई है। उसके बाद लगातार बातें हो रही हैं सीज फायर की। मैंने कल भी आपको बताया था, पहले भी बताया था कि अमेरिकन ऑफिसर्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू पूरी तरह से तैयार हैं इस बार सीज फायर के लिए। ब्लिंकन टर्की में गए हुए हैं और वहां पर बात कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि सीज फायर अब हमें बहुत करीब दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा था 20 जनवरी के पहले सीज फायर कर लिया जाए। हालांकि सुलिवान जो
ब्लिंकन के ऑफिस से हैं, ब्लिंकन के अंडर में काम करते हैं। कल तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सीज फायर को लेके। आज उन्होंने आरोप लगाया है कि हमास ने लिस्ट नहीं सौंपी है उन लोगों की जिनको वो रिहा कर सकता है या रिहा करने वाला है। अब इसके पहले खबर आई थी कि हमास पहले ही लिस्ट सौंप चुका है, अब ये कह रहे हैं लिस्ट नहीं सौंपा है। क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो मुझे ऐसा लग जाता है कि सीज फायर का जो प्रोसेस चल रहा है उसको पहले ही खत्म करने के लिए बहाने ढूंढ लिए गए हैं। इन सब के बीच गजा में जिंदगी चल रही है, कैसे भी जिंदगी चल रही है, बेहद मुश्किल हालात में चल रही है। नॉर्दर्न इजराइल की अगर बात करूं तो सारी मसाजिद वहां पर तोड़ दी गई हैं। कल एक वीडियो आया जो देखकर काफी दर्द भी होता है। कमाल आदवान हॉस्पिटल जिसके जाने कितने डॉक्टर्स को मार दिया गया है, जो टूट फूट गया है लेकिन किसी तरह से अभी भी फंक्शन कर रहा है, उसके सामने एक फलस्तीनी की तस्वीर आई थी जो नमाज पढ़ रहा था, क्योंकि सारी मस्जिदें तो तोड़ दी गई हैं। लेकिन एक और तस्वीर आई थी जो फलस्तीनी लोगों की जिद बताती है। वीडियो आया था इनफैक्ट, उसमें एक महिला खाना बना रही है लगातार। बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो टूटे फूटे घर हैं, बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो बर्बाद कर दिए इलाके हैं, लेकिन उस बैकग्राउंड में वो खाना बना रही है। इस तरह से बना रही है जैसे उम्मीद पका रही हो चूल्हे पे, इस तरह से बना रही है जैसे कह रही हो कि आप जितना चाहें कहर ढालें, गजा के लोग इस बार हार मानने वाले नहीं हैं। अरब के दूसरे इलाकों पर चलते हैं। जॉर्डन के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ है, फलस्तीन के पक्ष में जॉर्डन के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ है। इजिप्ट से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इजिप्ट से जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि सीसी और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ है कि अगर वहां की आवाम सड़क पर आती है और सीसी को कुर्सी से हटाने की कोशिश करती है तो इजराइल सीसी की मदद करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस समय अरब हुक्मरानों का सबसे बड़ा डर यह है कि वहां की आवाम फलस्तीन के साथ खड़ी है, और जैसे जैसे इनका चेहरा नंगा हो रहा है कि ये इजराइल के साथ हैं, ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कल को आवाम सड़क पर आए और इनकी सरकारें पलट दे, इनके तख्त पलट दे, इनके ताज छीन ले। और इसी वजह से सीसी ने इजराइल के साथ समझौता किया है कि अगर इजिप्ट की आवाम सड़कों पर आती है, अगर इजिप्ट की आवाम, इजिप्ट की आर्मी या इजिप्ट के लोग सीसी को गद्दी से उतारने की कोशिश करते हैं तो ऐसे हालात में इजराइल अपनी आर्मी भेजेगा, आईडीएफ भेजेगा सीसी को बचाने के लिए। तो कुर्सी बची रहे, बैंकों में जो पैसे हैं वो बचे रहें, दुनिया भर में अय्याशी के जो अड्डे हैं वो बचे रहें, भाड़ में जाए अवाम, भाड़ में जाए फलस्तीन, ये अरब मुल्कों का एक कॉमन नारा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। इसीलिए जैसे यूनाइटेड नेशन एक तमाशा बन के रह गई है, वैसे ही अरब लीग एक तमाशा बन के रह गई है। अरब लीग की कल मीटिंग थी, मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया कि इजराइल जो हमले कर रहा है सीरिया पर वो गलत है। अब जुबानी जमा खर्च हो गया, इसके आगे कहीं कोई बढ़ने वाला नहीं है। सीसी इजराइल से अपने रिश्ते मेंटेन रखेंगे, एर्दोगान अपने रिश्ते मेंटेन रखेंगे, जॉर्डन अपने रिश्ते मेंटेन रखेगा, सऊदी अरबिया अमेरिका से अपने रिश्ते मेंटेन रखेगा। अरब लीग में कहेगा कि हम इस हमले का विरोध करते हैं, लेकिन उसका जो अखबार होगा अल अरबिया, उसमें तस्वीरें छपेंगी कि कैसे सीरियाई बहुत खुश हैं बशर अल असद के जाने के बाद। तो ये इनकी आपसी लड़ाइयां, आपसे इनके तमाशे, और ये सब इजराइल के लिए फायदे का धंधा है। ये इनसे लड़के उनको गिराएगा, उनसे लड़के इनको गिराएगा। एर्दोगान को लगता है वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, एर्दोगान को लगता है आने वाले वक्त में सारे अरब में और दुनिया में उनके असर और बढ़ेंगे, उनका असर, एर्दोगान को लगता है कि आने वाले वक्त में सारे अरब में और सारी दुनिया में उनका असर बढ़ेगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन एर्दोगान नहीं जानते कि जिस दिन वो इजराइल या अमेरिका के रास्ते में आएंगे उनको भी ऐसे ही हटा दिया जाएगा जैसे गद्दाफी को हटा दिया गया, जैसे सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, जैसे बशर अल असद को हटा दिया गया। उनका जिस दिन नंबर आएगा वो भी हटा दिए जाएंगे। इन सबके बीच ईरान है, ईरान भी अपना देखकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने भी बिल्कुल आंख मूंद के लड़ना तय कर लिया है। ईरान के राष्ट्रपति का एक बयान आया है और वो बयान बहुत मजेदार है, बहुत गौर से पढ़े जाने वाला बयान है। उसमें वो कहते हैं यूरोप के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे और बहुत जल्दी हमारे सैंक्शन वगैरह हट जाते, लेकिन हमको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 करना पड़ा और उसकी वजह से हमारे रिश्ते फिर से खराब हो गए। हम फिर से यूरोप के साथ रिश्ते अच्छे बनाएंगे।
बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि रईसी जिस तरह से मरे थे हवाई दुर्घटना में, अब पता नहीं मरे थे कि मारे गए थे, उसके बाद ईरान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ईरान में जो नए लोग पावर में आए हैं, वो दरअसल हिजबुल्लाह के साथ या फिर आप कह लीजिए कि फलस्तीन के साथ बहुत ज्यादा जाने को तैयार नहीं है। खामनेई निश्चित रूप से पुराने नेता हैं, खामनेई हिजबुल्लाह के साथ, नसरुल्लाह के साथ और फलस्तीन के साथ लगातार खड़े हैं। अभी उनके जो बयानात आए थे, जो उनका भाषण आया था, वो भी पढ़ने वाली, देखने वाली चीज थी। लेकिन उनके अलावा ईरान में एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, जो यूरोप अमेरिका के साथ धीरे धीरे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ईरान को शांत रखना चाहते हैं। हर मुल्क अपने तरीके से सोचता है, हर मुल्क में अपने अपने तरीके के लोग होते हैं, और ईरान के राष्ट्रपति का जो ये बयान है, ये मुझे वैसा ही लगता है। अगर इराक को बचाने के लिए ईरान लड़ता भी है तो किस हद तक जाएगा, इसीलिए यह देखने वाली बात होगी। उधर एक और आपको बात बता दूं, ईरान और टर्की के बीच में एक ट्रेड समझौता हुआ है, छोटा मोटा नहीं, 30 बिलियन का ट्रेड समझौता हुआ है। अब एक तरफ खामनेई साहब जो है वो पब्लिकली बयान में कहते हैं कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो अमेरिका और इजराइल ने किया था और हमारे एक पड़ोसी मुल्क ने उसमें मदद की थी, और दूसरी तरफ उसी पड़ोसी मुल्क के साथ 30 बिलियन के ट्रेड का समझौता होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, 2 कदम बाएं 2 कदम दाएं। आपको मैं बताऊं कि सीरिया के खत्म होने से या बशर अल असद के हटने से जो सबसे बड़ा फायदा टर्की का हुआ है कि टर्की और जॉर्डन के बीच में जो पेट्रोल लाइन, ऑयल के लिए जो लाइन पड़ने वाली थी, जो सुरंग बनने वाली थी, अब वो बनना आसान हो जाएगी। बशर अल असद के रहते उसका बनना मुश्किल था। तो हर मुल्क अपना अपना फायदा देखता है, इसीलिए मैंने कहा कि फलस्तीन की आजादी का रास्ता फाइनली फलस्तीन से ही जाएगा, और इंटरनेशनल ताकतें जो हैं, इंटरनेशनल अवाम खासतौर पे जो है, वो अगर फलस्तीन के साथ खड़ी रही तभी फलस्तीन कहीं पहुंचेगा, वरना अरब मुल्कों ने फलस्तीन को बहुत पहले अमेरिका और इंग्लैंड के हाथ बेच दिया था, और अब भी मुझे नहीं लगता कि इससे उनको कहीं कोई दिक्कत है। हिजबुल्लाह ने अपनी लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए लेबनान बच गया। आज हालत यह है कि लड़ाई खत्म होने के बाद भी नॉर्दर्न इजराइल में जो लोग घर छोड़ के गए थे वो वापस लौट के नहीं आए हैं, और यही वजह है कि सीरिया के अंदर इजराइल ने सारे हथियार खत्म कर दिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर हथियार रहे तो आज नहीं कल सीरिया में कोई ऐसा आदमी कुर्सी पर बैठ सकता है जो इजराइल के साथ लड़ने को तैयार हो, गोलन हाइट्स उससे छुड़ाने को तैयार हो। हिजबुल्लाह का एक्सपीरियंस उसके पास है, कितनी तीखी लड़ाई हिजबुल्लाह ने लड़ी, सारा इलाका छोड़ना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, और अब भी नॉर्दर्न इजराइल में वहां के लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने अपनी लड़ाई लड़ी तो लेबनान बचा। फलस्तीन को भी फाइनली अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, और खुद ही वो लड़ भी रहे हैं। हां, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसे लोग जो हक पर भरोसा रखते हैं, वो उनके साथ जरूर खड़े हो सकते हैं, और यूएनजीए में पिछले दिनों जो वोटिंग हुई, जिसमें अमेरिका और इजराइल को कुल मिला के 8-10 वोट मिले और बाकी सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हुई, यूएनआरडब्ल्यूए के साथ खड़ी हुई, वो ये बात बताती है कि इन सब चीजों के साथ साथ एक प्रेशर तो लगातार इंटरनेशनल बन ही रहा है। अब वो कितना होल्ड करता है, कितना आगे जाता है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि फलस्तीनियों का फ्यूचर क्या होगा। अभी तो फिलहाल अगर वहां सीज फायर हो जाए तो इतना हो जाएगा कि वहां के बच्चों को सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। क्या होता है, कैसे होता है, चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, ये सब मैं लगातार अपडेट करता हूं, अपडेट करता रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को देखिए, लोगों को दिखाइए, और अगर आपको लगता है कि हमारी ताकत बनना चाहिए आपको, तो आप हमारा पिन कमेंट या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं। उसमें आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। हमने काफी अलग अलग तरह की टी शर्ट्स बनवाई हुई हैं, और ये सब अगर ना करना चाहें तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हम बिना डरे, बिना झुके लगातार हक की बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।